तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर लूरी को लग रहा होता है कि ये सारा जो काम मतलब कि हमारे एमसी को परेशान करने वाला काम हमारे ड्रैगन ने पहले से ही सोच रखा था, लेकिन उसे क्या पता ड्रैगन ने तो पहले से ही काफी सारी शपथ लिख रखी थी और वह तो चाहती थी कि पूरी सगाई अच्छे से हो, और ऐसा वह किस लिए नहीं कर पाई उसका वह कारण बताते हुए कहती है, मैं भी चाहती थी अच्छे तरीके से शपथ लेना एक कॉन्सर्ट की तरह। लूरी भी पूछती है, तो आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ड्रैगन यानी कि वेल्ड्रोवा बताती है, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है उन आंखों में देखकर कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का, वे शार्प आईज जो कि मुझे अंदर तक प्रिसाइज कर रही थी, और वह जेंटल वॉइस। जब मैंने ध्यान से उसे देखा तो मेरा माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, और इन बातों को वह काफी बेचारी बनते हुए कह रही होती है। लोरी भी एकदम ब्लैंक रह जाती है, वह भी कहती है, आपकी तरह भी मेरा माइंड भी ब्लैंक हो चुका है माई लेडी, ऐसी बात को मुझे इस टाइम पर कहने के लिए माफ करना, लेकिन इस टाइम से आपको तैयार हो जाना चाहिए डिसअपॉइंट होने के लिए। वेल्ड्रोवा भी कहती है, तैयार हो जाना चाहिए डिसअपॉइंट होने के लिए? क्यों, क्या हुआ? लूरी भी बताती है, क्योंकि अब आपकी मैरिज हो चुकी है तो वह आपकी जगह पर यानी कि ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा की जगह पर ये पूरे ईस्टर्न जगह को मैनेज करेंगे। और आपको तो पता ही है जब ह्यूमंस पावर को हाथ में लेते हैं वे पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वेल्ड्रोवा भी सोचती है, क्या थर्ड प्रिंस की तरह? लूरी भी माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना उन बेकार की यादों को वापस याद दिलाने के लिए, लेकिन यही सबसे अच्छी एडवाइस है जो कि मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ। वेल्ड्रोवा भी कहते हैं, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। मॉर्टल्स ऐसे लोग होते हैं जो कि कभी भी वेनिस हो सकते हैं, तो फिर इन मॉर्टल्स की इन गुदगुदी वाली फीलिंग्स को दबा देना ही ठीक रहेगा। जहाँ पर हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है वह मन में सोच रहा होता है, एंगेजमेंट सेरेमनी पूरी हो चुकी है, क्या सच में मैं उस वेल्ड्रोवा के साथ एंगेज हो चुका हूँ? और ये स्ट्रेंज सी फीलिंग क्या है? इससे पहले मेरी पिछली लाइफ में मुझे नफरत और गुस्से ने कंज्यूम कर लिया था, लेकिन इस बार वे फीलिंग्स नहीं आ रही हैं और ना ही मुझे इन्हें फील करने का कोई टाइम है, लेकिन इस बार जो फीलिंग्स मेरे अंदर आई थी वे थोड़ी डिफरेंट थी, और उस टाइम के बाद से वे फीलिंग्स मेरे माइंड के अंदर से जाने से ही इनकार कर रही हैं। और मेरा ये रेड सर्कल जो कि इंटेंस फीलिंग से ही बड़ा होता है वह भी पूरी तरीके से पागलों की तरह रैंप पर जा चुका है। आखिर ये जो फीलिंग या इमोशन है वह क्या है? फिर वही बात, ये फीलिंग क्या कहलाती है? इस तरीके से उग्र हो चुका रेड सर्कल उसके कास्टर के लिए एक थ्रेट माना जाता है जो कि उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर भी करवा सकता है, लेकिन अगर मैंने इसे हैंडल कर लिया तो मैं काफी अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ, और जिस चोटी तक मैं पहले भी जा चुका हूँ उस तक वापस जाना मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। एक सर्कल को चाहिए क्या होता है? मेंटल स्ट्रेंथ और माना, और एक फर्स्ट सर्कल के मेज के तौर पर जितना माना मैं यूज करता हूँ वे काफी रहेगा। मैं जो कि पहले ग्रेट मेज के सर्कल तक पहुंच चुका था, आखिरकार मेरी मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी ही रहेगी। मेरे पास जितना भी यह माना है मैं इसे काफी आसानी से सर्कुलेट कर सकता हूँ बिना भी एक अंश को वेस्ट किए, और मेरे सेकंड सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ। इससे मैं एक और स्टेप नजीक आ जाऊंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लूरी हमारे एमसी को देखने के बाद चौंक जाती है। वह कहती है, क्या तुम सेकंड सर्कल पर पहुंच चुके हो? सच में तुम्हारे ग्रो करने की रेट चौंका देने वाली है। मैं तो सोच रही थी आखिरकार तुम गेट लगा कर क्या रहे हो? क्या सच में रेड सर्कल वाले मेज इसी तरीके से ग्रो करते हैं? एमसी भी मना कर देता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वे कितनी तेजी से ग्रो करें। और हमारे एमसी मन में बताता है कि यहाँ पर रेड सर्कल ग्रो करने की कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि जब तुम्हारा सर्कल ग्रो करता है तो तुम्हारे पास चांस होता है और भी स्ट्रॉन्गर होने का, और सर्कल ग्रो करते टाइम जो सबसे इंटेंस इमोशन फील करता है वह तुम्हारे अंदर ही समा जाता है। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने अपने सर्कल को नफरत से ग्रो किया था, इसी की वजह से जब मेरा बदला पूरा हो गया तो मैं बाद में भी चलकर नफरत को ढूंढने लगा, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जिनसे मैं नफरत कर सकूं। ऐसे ही ख्यालों में खोते खोते वह एक जगह पर पहुंच जाता है, सामने एक सीन को देखकर चौंक जाता है, जहाँ पर लूरी एक जगह का सीन दिखाते हुए कहती है, आज से यही तुम्हारा रॉयल ऑफिस होने वाला है जहाँ पर तुम अब से काम करने वाले हो। स्ट्रिक्टली कहा जाए तो आज से तुम ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा की अथॉरिटीज का यूज करने वाले हो। और वह उस कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, तो ग्रैंड डचेस के तौर पर काम करने के नाते मैं पहले टास्क को चालू करता हूँ। और वह मन में सोचता है, करंट टाइम पर ग्रैंड डचेस की जो डोमेन है उसे अवेंडन कर दिया गया है ग्रैंड डचेस के ही द्वारा, लेकिन जब मैंने थेसोल के सिर को काटा और उसके क्राइम्स को एक्सपोज किया, सारे जितने भी लॉर्ड्स हैं वो भी अपने मूव्स को ध्यान से चलने लगे हैं। वो तो लूरी का भला हो उसकी वजह से चीजें सारी आराम से हो गई।
वह कहता है कि सबसे पहले मुझे लॉर्ड्स के लिए लेटर भेजना चाहिए जिनसे मैं कल मिला था। लूरी भी पूछती है क्योंकि ये तुम्हारी सबसे पहली फॉर्मल ग्रीटिंग होने वाली है तो तुम क्या लिखने वाले हो इसमें? वैसे भी तुम अब से अक्सर उनसे मिलने ही वाले हो। जहाँ पर हमारे एमसी ने लिखा होता है एक रीजेंट के तौर पर मैं जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उन पर इंटरफेयर करूंगा। अगर किसी को भी मेरा ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो वो मुझे रिप्लाई भेज सकता है। आफ्टर ऑल मैं आप सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सारे ही बंदे काफी ज्यादा घबराए होते हैं उसके लेटर को देखने से ही, और कोई कुछ भी रिप्लाई नहीं भेजता। अब इस लेटर को भेजने के बाद उसने नोबल से तो छुटकारा पा लिया होता है और अब अगली बारी है मॉन्स्टर्स की। छोटे मोटे मॉन्स्टर्स जो कि अपनी प्रेजेंस के साथ ही जितनी भी फार्मिंग होती है उस सारी फार्मिंग को बिगाड़ देते हैं और ना जाने कितने ही मासूम ब्लेजर्स की हत्या का कारण बनते हैं। ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा डिजास्टर क्लास के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को तो काफी आसानी से रोक लेती है, लेकिन अनगिनत छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को रोक पाना उसके लिए भी इम्पॉसिबल है। जिस सारी सिचुएशन को समझकर वह कहता है मुझे थोड़ी बहुत और टैलेंट को रिक्रूट करना होगा। लोरी भी कहती है क्या तुम्हारे माइंड में पहले से कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें तुम लिख रहे हो इस कागज पर? जहाँ पर हमारे एमसी ने कुछ लिख कर कागज पर उसे दे दिया होता है। ये कुछ लोगों के नाम होते हैं और उस लिस्ट को लेकर वे एक जगह पर आ चुके होते हैं, जहां पर उस जगह को देखकर लोरी भी कहती है क्या तुम कह रहे हो कि हमें अपना पहले कैंडिडेट खुद से ढूंढना होगा? और वह एक ऐसा स्कॉलर होने वाला है जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना। जहां पर वे स्कॉलर्स की सिटी में आए होते हैं जिसका नाम होता है स्कॉल एरिया। एमसी भी कहता है हाँ ये तो काफी ज्यादा नेचुरल है कि तुमने उस स्कॉलर के बारे में सुना भी ना हो, क्योंकि अभी तक उसने अपनी छाप दुनिया पर नहीं छोड़ी है। लोरी भी कहती है यह सच में काफी बड़ी गड़बड़ होगी कि अगर तुम किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे बंदे को अपॉइंट करने के बाद अपनी गवर्नमेंट को चलाओगे। रुको कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ भी लिख दिया हो ऑन द स्पॉट इस लिस्ट में? एमसी भी बना करते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करो या ना करो फिर भी मुझे इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में काफी लंबा टाइम लगा है। और मन में सोचता है एक टाइम पर ग्रीस्ट वह मेरी हिट लिस्ट में से एक था। मैंने उसकी सारी अचीवमेंट्स को छान छान कर देखा ताकि मैं उससे नफरत कर सकूं, उसकी कोई कमी निकाल सकूं जिसे निकालने के बाद उससे बदला ले सकूं। उस टाइम पर मैं अपनी नफरत को भरने में लगा हुआ था और यह उस टाइम की लिस्ट है जब मैं चीजों को ढूंढ रहा था जिनसे मैं नफरत कर सकूं। इसके बारे में दोबारा से सोचूं तो ये सच में एक पागलपन था, जहाँ पर वे दोनों ही आकर एक मूर्ति के नीचे बैठ चुके होते हैं। तभी एक बंदा उन्हें वहां देख कर चिल्लाते हुए कहता है ओ यंग मैन और छोटी लिटिल मिस, अगर तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो तो स्वीट स्नैक खाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक ऐसी ट्रीट जिसे एकेडमी के स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिस बात को सुनकर हमारे एमसी भी उसके पास आते हुए पूछता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने सही कहा कि यहाँ पर काफी सारे एकेडमिक ग्रेजुएट्स आते हैं? वह बंदा भी कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मुझे देखने से ऐसा लगता नहीं होगा कि मैं काफी लंबे टाइम से यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन सही बताऊँ तो मुझे काफी लंबा ही टाइम बीत चुका है जब से मैं यहाँ पर इस काम को कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर हमारा एमसी भी कहता है तो क्या तुम्हें एक मैसी स्कॉलर के बारे में पता है? मैसी स्कॉलर इसी स्कॉलर का यहाँ के लोगों को द्वारा रखा गया नाम है, असली नाम कुछ और है। और भाई मैसी स्कॉलर का नाम सुनकर लोरी भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है, कहती है क्या तुम हमारे कौशल में एक दंगा खड़ा करना चाहते हो जो कि उसे बुला रहे हो? जहाँ पर उस शॉपकीपर को भी कुछ याद आता है, वह कहता है हाँ यह निकनेम तो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर काम करता रहता हूँ तो मुझे सभी लोगों के चेहरे तो याद नहीं रहते और मेमोरीज भी मेरी थोड़ी धुंधली है। उसका कहने का सीधा मतलब यह होता है कि पहले मुझसे खरीदारी करो तभी तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारे एमसी उसके इरादे को समझते हुए कहता है आखिरकार कितने रुपए लगेंगे? वह दुकानदार भी कहता है 3 ऐसे स्नैक्स, वो भी तुमको 5 कॉइन्स में मिलेंगे। एमसी भी कहता है तो ठीक है मेरे लिए एक ही काफी रहेगा, लेकिन लोरी मना करते हुए कहती है मुझे 3 चाहिए। और ये बात उसने चमकते हुए चेहरे के साथ कही होती है। हमारा एमसी भी उसे देखता रह जाता है, क्या इस ड्रैगन की बच्ची को भी ऐसी चीजें पसंद है? वह दुकानदार भी देते हुए कहता है तो ये रही आपकी शहद में प्रिजर्व किए गए फ्रूट्स, जिन्हें देखने के बाद तो लोरी के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी छा जाती है। एमसी भी कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इस तरीके की चीजें पसंद होंगी। लोरी भी कहती है क्या पसंद, मैं तो ये इंश्योर कर रही थी कि उससे इन्फॉर्मेशन लेने के बदले में अच्छी खासी फीस दी जाए। और वे वहां से जाने लगते हैं, जहाँ पर एमसी अभी भी उसी की तरफ देख रहा होता है। मन में सोचता है मुझे तो लगा था कि यह भी मेरी तरह एक इमोशनलेस बनती है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि यह इस तरीके का एक चाइल्डिश फेस बना लेगी। जहाँ पर लोरी भी नोटिस करती है कि वह उसे ही घूर रहा है, तो वह भी अपने स्वीट स्नैक्स को दूर कर लेती है और एक स्वीट स्नैक को उसकी तरफ करते हुए कहती है क्या तुम चाहते हो इसे खाना? एमसी कहता है नहीं तुम ही खा सकते हो सभी को। और हाँ यहाँ पर अंधेरा होने वाला है तो हमें जल्दी करनी होगी, अगर हमने थोड़ी और देर की तो हम सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। जहाँ पर हमें उसी स्कॉलर का सीन दिखाया जाता है जिसे हमारा एमसी ढूंढ रहा होता है। वह भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है नहीं मेरी रिसर्च धुएं में उड़ने वाली है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।